तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज दोस्तों वर्णमाला का यह अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले हमने दोस्तों जितनी भी वर्णमाला के वीडियो बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज दोस्तों हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला से अगला भाग यानी कि हिंदी शब्दकोश का। दोस्तों मैं गारंटी दिलाता हूं आपको कि विश्वास भी दिलाता हूं कि यदि आपने दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपके सामने आए हैं और यदि आपसे हल नहीं होते हैं तो आज के बाद दोस्तों आप उनको चुटकियों में हल कर लेंगे। और आज के ही वीडियो में दोस्तों इसी वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं और उनसे किस प्रकार के सवाल दोस्तों आपके सामने आते हैं। और दोस्तों इसी वीडियो में हम समझेंगे कि लिपि क्या है और दोस्तों जो हमारी देवनागरी लिपि है इसका जन्म किस प्रकार से हुआ है। तो सारी बातें इसी वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। गुजारिश है अंत तक देखिएगा साथियों, और मैं गारंटी दिलाता हूं साथियों आपसे कि अंत तक ये बैच, मतलब ये मेरा वादा है आपसे, अंत तक ये बैच निःशुल्क चलने वाला है। और आपकी पुलिस की परीक्षा में जितने भी हिंदी के सवाल आएंगे हूबहू दोस्तों यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश की कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक एक बात ध्यान से सुननी है, एक एक बात को दोस्तों आपको नोट करके चलना है। देखिए हिंदी शब्दकोश अलग होता है और हिंदी वर्णमाला अलग होती है, इस बात को आपको समझना होगा। तो वर्णमाला हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे हिंदी शब्दकोश। तो हिंदी शब्दकोश की आप शुरुआत करेंगे दोस्तों अनुस्वर से। अनुस्वर सबसे पहले आता है, उसके बाद विसर्ग आता है। अनुस्वर और विसर्ग को हम अयोगवा कहते हैं। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। लेकिन स्वरों की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो छोटे आ से शुरुआत होती है और अंत तक ओ तक जाती है। लेकिन साथियों हिंदी शब्दकोश में जो शुरुआत होगी वो आ से ना होकर के वो अनुस्वर से होगी, जिसे आप बिंदी के माध्यम से दर्शाते हैं। और साथियों उसके बाद में होगा विसर्ग, और उसके बाद में दोस्तों प्रत्येक क्रम से जिस प्रकार से स्वर आते हैं उसी प्रकार से स्वर आ जाएंगे। अब साथियों ठीक इस लाइन के नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी जिसमें एक व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है का। लेकिन साथियों जरूरी नहीं है आप यहाँ पर का ही रखें। मैंने केवल ये एग्जाम्पल आपके लिए रखा है कि यदि शब्दकोश में कोई शब्द आता है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों 4-5 शब्द आपसे दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसको सही क्रम में लगाइए शब्दकोश के अनुसार, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। यदि आपसे नहीं आता है साथियों तो ये मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद इस प्रकार के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे, आप देखते ही पहचान लेंगे कौन सा आएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक व्यंजन लिया है। इस व्यंजन का जो असली रूप है साथियों वो आपको अंत में दिखाई दे रहा होगा, जिसे आप आधा का बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जरूर शामिल होता है। तो जो स्वर उसमें शामिल होता है उसी की मात्रा से हम उसको दर्शा देते हैं। ये इसका ओरिजिनल रूप है, इसी का नहीं, सारे व्यंजनों का जो ओरिजिनल रूप होगा वो यही होता है। हर व्यंजन में छोटा आ शामिल होता है। यदि छोटा आ नहीं है तो दोस्तों जो स्वर उसमें शामिल है उसी की मात्रा से हम उसको दर्शाते हैं। अब दोस्तों इसके मूल रूप में हम इसको शामिल करते हैं। जैसे आप इसको अनुस्वर शामिल करेंगे तो इसके आप ऊपर बिंदी लगा देंगे। इसी भांति दोस्तों यदि आप उसमें मतलब का में यदि आप विसर्ग शामिल करेंगे तो दोस्तों विसर्ग से दर्शा देंगे। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस रूप में साथियों यदि आप छोटा आ शामिल करेंगे तो इसको दोस्तों आप पूरा कर देंगे, मतलब नीचे से हलंत हटा देंगे। हलंत यदि लगा हुआ है वो आधा है और हलंत अगर लगा हुआ नहीं है तो उसमें आ शामिल हो गया। तो उसी प्रकार दोस्तों आगे आप जब बढ़ेंगे तो जो भी स्वर उसमें शामिल होगा उसकी मात्रा से उसको दर्शा दिया जाएगा। जैसे कि ये दोस्तों बड़े आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, और ये री से ऋषि की मात्रा है। इस प्रकार से जो आपको घूमा हुआ दिखाई दे रहा है उसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों किसी भी व्यंजन का एक क्रम होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, अब दोस्तों ये क्रम है शब्दकोश का, याद रखना ये शब्दकोश का क्रम है, इसी क्रम में ही आएंगे सारे स्वर। लेकिन कुछ और बातें जो हमें शब्दकोश में ध्यान रखने योग्य होती हैं। का के बाद में छ आता है, वर्णमाला में ऐसा नहीं होता। वर्णमाला में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे साथियों आपको 6 दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आप ये बात ना भूलें कि आज हम शब्दकोश पढ़ रहे हैं ना कि वर्णमाला। तो का के बाद में छ आता है, और ये आपसे कई बार पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश में, हिंदी वर्णमाला में छा से पहले किसका स्थान है। तो दोस्तों का स्थान होता है। क्यों होता है ये हमने यहाँ आपको दर्शाने की कोशिश की है। आप देखेंगे छा का जो निर्माण है दोस्तों वो होगा आधे का से और सा से। तो इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि का के बाद में ही छा आएगा। तो का के बाद में छा आता है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर देखें ये जो आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है ज्ञा ज्ञानी, इसको ज्ञा ज्ञानी बोलते हैं साथियों। ज्ञान
यहाँ से लिखा जाता है। तो ज्ञान को जब आप देखेंगे तो इससे पहले ज आएगा। ये हमने यहाँ पे आपको तोड़कर भी बनाया गया है कि ज्ञा का जो निर्माण है दोस्तों वो आधे जा और इस वाले व्यंजन से होता है, जिसे आप अड़ाखाली भी कह देते हैं, अंगा भी कह देते हैं, जो आप बोले वो इससे होता है। और उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों ये त्रिशूल वाला जो है, त्रय जो इसको हम बोलते हैं, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये जो है, तो इसको भी आप देखेंगे दोस्तों त्रा से पहले ता का स्थान आएगा। ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे और उसमें आपको छांटना है पहले क्या आएगा। तो त्रा से पहले क्या आता है, ता आता है। ध्यान से सुनना। अब दोस्तों इसका निर्माण भी हमने इधर दिखा रखा है कि इसका जो निर्माण है आधे ता और रा से आता है। उसी प्रकार दोस्तों जब आप जाएंगे उसमें व्यंजन, इनको हम बोलते हैं, तीनों प्रकार के सा होते हैं और हा होता है, चार ये होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये शब्दकोश हम पढ़ रहे हैं। तो बड़े वाले सा से बाद में आता है सिरा या श्री, जो आप लिखते हैं। तो श्री से पहले क्या आता है साथियों, बड़ा सा आता है। इसका निर्माण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों शब्दकोश का नियम, और ये होता है आपको शब्द छांटने का एक प्रक्रिया की कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे साथियों मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया मैंने कमल, यहाँ मैंने कमल लिख दिया, और साथियों यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए ज्ञान लिख दिया, यहाँ पर मैंने ज्ञान लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जनक, यहाँ पर जनक लिख दिया। अब आपको इसको वर्णमाला के क्रम में, मतलब हिंदी शब्दकोश के क्रम में सजाना है। आपको बताना है कि पहले कौन सा आएगा। और एक शब्द और ले लेते हैं, मान लीजिए कंगन मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंगन। अब दोस्तों ये 4 शब्द हैं, आपको इनको क्रम में लगाना है, या आप ये सोचें कि पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपको भी पता है। आज के बाद आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो आप जरा इन सब में देखिए सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले अनुस्वर ही आएगा, क्योंकि अनुस्वर का सबसे पहले है ना, अनुस्वर सबसे पहले आएगा, और अनुस्वर व्यंजन में शामिल है ना, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पहले ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साथियों कंगन, तो पहले नंबर पर कौन आया, कंगन आया। अब आप देखेंगे साथियों इन तीनों में जो पहला व्यंजन है, वो किस प्रकार से आएगा। तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों का जो का ज्ञा से भी पहले आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञा बाद में है, का बहुत पहले है। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों ज्ञा से पहले जा है, यानी कि सबसे पहले आएगा कमल, सबसे पहले आएगा कमल। लेकिन ज्ञा और जा में सबसे पहले यदि आप पहचानेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है दोस्तों ज्ञा से पहले जा आता है, तो पहले आएगा जनक, फिर उसके बाद में आ जाएगा साथियों ज्ञान। ये इसका सही क्रम होगा। इसको आप याद रखना, इसको आप खुद भी बना के कर सकते हैं, गारंटी है एक सवाल आपसे गलत नहीं होगा। अच्छा, लेकिन साथियों अगर मैं एक सवाल और आपसे यहाँ पे दूं कि उसमें स्वर भी शामिल कर लेते हैं, हम स्वर भी शामिल कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा कंगन ही लिख लिया, और उसके बाद में अंगना लिखा, उसके बाद में अंगना लिखा, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, इन दोनों में पहले कौन आएगा। तो याद रखना साथियों, ये जो अनुस्वर है आपका, ये आता तो पहले है, लेकिन यदि किसी स्वर पे लगा हुआ है तो स्वर सबसे पहले आएगा, और यदि किसी व्यंजन पे लगा हुआ है तो व्यंजन उसके बाद में आएगा। लेकिन अगर केवल व्यंजन है, जैसे अभी हमने करा, यदि केवल व्यंजन है तो केवल व्यंजन में सबसे पहले यही आएगा, जिसके ऊपर भी अनुस्वर लगा होगा। लेकिन यदि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें स्वर पे भी अनुस्वर लगा हुआ है, स्वर में भी अनुस्वर लगा हुआ है, जैसे यहां देख सकते हैं, और व्यंजन में भी अनुस्वर लगा हुआ है, तो आप देखेंगे दोस्तों पहले स्वर आएगा, यानी कि इसका क्रम हो जाएगा अंगना, फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों कंगन। इस प्रकार से ये इसका सही क्रम होगा। तो स्वर पहले रखना है। यदि केवल व्यंजन है तो व्यंजन में देखेंगे जो अनुस्वर वाला है वो पहले आएगा, इसको अनुस्वर बोलते हैं साथियों। अब दोस्तों कुछ सवाल जो आपसे पूछे गए हैं उसमें मैं आपको बता के चलूं, जैसे कि दोस्तों एक सवाल है संतान, एक सवाल है संतान, और एक सवाल है साथियों सकल, एक सवाल है सचल हो गया, सचल, सचल, मतलब ये 4 शब्द हैं, संतान हो गया, सचल हो गया, और सक्षम हो गया, सक्षम हो गया, और सकल हो गया। इसको आपको क्रम में लगाना है। इसे आप क्रम में कैसे लगाएंगे जरा बताइए। जैसे कि मैंने कहा, देखिए सभी व्यंजन है यहाँ पर, किसी की भी शुरुआत स्वर से नहीं हो रही है, यदि स्वर से हो रही होती तो वो पहले आ जाता। तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों कि सबसे पहले हमें देखेंगे अनुस्वर तो नहीं है किसी पे, तो हम देखेंगे अनुस्वर पहले पर ही है, यानी पहला पहले पर ही रहेगा। अब यहाँ पे अब ये तो गायब हो गया है ना, ये निकल गया, पहले स्थान पर हमने रख दिया। अब इन 3 में देखना है, अब इन 3 में देखना है कि अब पहले कौन आएगा। तो सातों सब में कॉमन है,
तो यहां से तो हम कंफर्म कर नहीं सकते, सा सभी में कॉमन है, यहां से हम कंफर्म कर नहीं सकते। अब देखते हैं साथियों जो दूसरा व्यंजन है चा, छा और का, तो हम देखेंगे साथियों यहाँ पर कि छा से पहले का आता है और का से पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब छा से पहले क्या आता है का, तो जिसमें का है वो पहले आ जाएगा, यानी कि सकल हो गया। अब दोस्तों छा में और का में देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है का के तुरंत बाद छा आता है, आपको पता है का के तुरंत बाद क्या आता है, छा आता है, तो यहाँ पर हो गया सक्षम, यहाँ पर क्या हो गया सक्षम। अब एक ही बचा सचल। अब इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहले का था उसके बाद छा था, फिर चा आप देखेंगे तो चा बाद में आ रहा है, ये इसका क्रम होता है। तो इस प्रकार से साथियों आपने इसको लगा दिया, संतान, सकल, सक्षम और सचल। ईमानदारी से बताइए यदि आपको समझ में आया है साथियों, तो इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, और पसंद आया है तो प्लीज साथियों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं साथियों। अच्छा, ये आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगला वीडियो जब हम बनाएंगे साथियों तो शुरू से यहीं से समझा देंगे आपको, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो लिख देना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है यदि आप ये सब समझ लेते हैं ना तो आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे आप कैसा भी है, क्योंकि अगर मैं इसी पे बहुत सारे एग्जाम्पल बताता रहूंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और समय आपके लिए और बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए साथियों जितना समझा दिया गया उसी से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर ना हो तो साथियों मैं आपके सामने फिर उपलब्ध हो जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे साथियों, उसमें हम समझेंगे जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है वो क्या होते हैं और वहां से किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने देखा भी होगा साथियों, कहीं आपने वर्णमाला पढ़ी है तो वर्णमाला पढ़ा करके आपको समाप्त कर दिया जाता है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये बिल्कुल निःशुल्क और दोस्तों बिल्कुल पूरा बैच मिलेगा आपको, एक भी सवाल आपसे नहीं छूट सकता, गारंटी के साथ हम इस बात को कहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और अब समझ लेते हैं दोस्तों खड़ी पाई। तो खड़ी पाई क्या होती है या खड़ी पाई वाले व्यंजन क्या होते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजन, इसे हम देसी भाषा में मतलब आम भाषा में यदि आप समझें तो आप यूं समझें कि खड़ी पाई एक डंडे को कहते हैं। अगर हम बिल्कुल शुद्ध भाषा में बिल्कुल आम भाषा में बोलचाल की कहें तो खड़े डंडे को हम पाई कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यंजन जो खड़ी पाई पे टिका है, कोई भी ऐसा व्यंजन जो खड़ी पाई पर टिका है क्या है, खड़ी पाई वाला व्यंजन है। जैसे आप देखेंगे साथियों गा, ये डंडे में शामिल है। उसके बाद देखेंगे खा, ये डंडा है इसमें भी। उसके बाद देखेंगे चा, इसमें भी डंडा है। उसके बाद देखेंगे जा। तो ये जो दोस्तों होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप डंडा देखेंगे, यहाँ आप डंडा देखेंगे, यहाँ पर आप डंडा देखेंगे, यहाँ पर आप डंडा देखेंगे। तो जिन व्यंजनों में डंडा होता है, जिन व्यंजनों में डंडा होता है उसे हम खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों यहां से सवाल ये आता है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का अर्ध रूप, आधा रूप किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बड़ा ही आसान है, जब तक आप ना समझें तब तक दोस्तों आपको ये थोड़ी चीजें भारी लगती हैं, लेकिन जब आप इसको समझ लेते हैं तो आपको इससे आसान भी कुछ नहीं लगता। तो बिल्कुल हल्का सा सवाल है, आधा कैसे बनाएंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा, खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई हटाकर आधा बनाएंगे, आधा बनाएंगे, ठीक है। ये जानकारियां बहुत कम दोस्तों YouTube पर उपलब्ध हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि क्लास का सम्मान कीजिए और पूरा देखिए। तो खड़ी पाई हटाकर आधा बनाएंगे इन वाले व्यंजनों को। जैसे दोस्तों गिलास लिखना है, गिलास लिखना है, आपने क्या करा, आपने क्या किया, गा में से खड़ी पाई हटा दी। आपको क्या लिखना है, मान लीजिए आपको ख्याल लिखना है, ख्याल, तो खा में से आपने खड़ी पाई हटा दी। आपको लिखना है बच्चा, तो आधा बनाना है ना चा को, तो इसमें से भी खड़ी पाई हटा दी। आपको रखना है दोस्तों उज्जवल, तो आपने जा में से भी खड़ी पाई हटा दी, बस खड़ी पाई हटा दो आधा बन जाएगा। तो इसमें बस इतना ही जवाब आपको देना होता है। लेकिन दोस्तों कुछ खड़ी पाई वाले व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें हम मतलब खड़ी पाई हटा करके उनको आधा नहीं बना सकते। जैसे साथियों ये है का, खड़ी पाई तो इसमें भी है। अब देखेंगे दोस्तों फा, तो खड़ी पाई तो इसमें भी है, इसे आधा कैसे बनाएंगे, तो इसका जवाब होगा साथियों दाहिना, दाहिना सूंड हटाकर, हटाकर या काटकर, दाहिना सूंड हटाकर या काटकर। दाहिना सूंड मतलब ये वाला जो सूंड है ना, इसको हम काट दें या हटा दें तब दोस्तों ये आधा कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों आपको क्लास लिखना है, क्लास,
तो आपको ये वाला सूंड काट देना पड़ेगा इधर वाला। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कोई भी जैसे फुफ्फुस लिख दीजिए, फुफ्फुस, तो आपने देखा इसको हमें आधा बनाना था, तो हमने इसका सूंड काट दिया जो दाहिना वाला था। बस इतना सा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है जो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, जो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, उन्हें आप कैसे बनाएंगे आधा, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। तो दोस्तों बिना खड़ी पाई वाले, बिना खड़ी पाई वाले, इन्हें आप कैसे बनाएंगे। तो ये पहली बात तो ये होते कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा जिनमें खड़ी पाई नहीं होती। डा हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, इन्हें। तो इसका दो रूप होते हैं साथियों। इसे आधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आधा आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। तो इसमें आधा कैसे बनाएंगे इसको, इसमें बनाएंगे या तो हम हलंत लगा देंगे, या तो हलंत लगा सकते हैं, या साथियों इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, या इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं। इनको अर्ध बनाने के लिए, आधा बनाने के लिए हम इनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी लिख लो, जैसे गड्ढा, गड्ढा लिखना है तो दोस्तों या तो आप हलंत लगा दीजिए, हलंत लगा देंगे, या फिर साथियों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गड्ढा या गड्डी, दोनों ही ठीक है ना। आप चाहे ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे। वैसे ही आप आधे टा में करते हैं, वैसे ही आप ठा में भी करते हैं। तो जब भी जो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उन्हें आधा बनाने के लिए दो रूप होते हैं, या तो आप हलंत लगा दें, या फिर दोस्तों आप उनको ऊपर नीचे करके लिख दें। तो दोस्तों ये छोटा सा 2-4 मिनट की बातें थी खड़ी पाई। यदि आपने पहले से सीख रखी है तो अच्छी बात है, यदि नहीं सीखी है तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि अब आपसे यहां से एक भी सवाल नहीं होगा गलत नहीं होगा, सॉरी, अब आपसे यहां भी एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब आप शब्दकोश भी पढ़ चुके हैं, अब आप खड़ी पाई भी पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं लिपि के बारे में। 1 मिनट में हम लिपि खत्म करेंगे। तो देखिए तो साथियों लिपि जो होती है ना, हमारी जो लिपि है, पहली बात तो यह है कि हमारी हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। अब यहाँ से बस जितना आपके काम का है उतना ही आपको समझ लेना है। आपके काम का कितना है कि देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है, वो देवनागरी लिपि से ठीक पहले लिपि कौन सी थी, मतलब किस क्रम में ये बनी है, तो जरा समझ लीजिए। देवनागरी लिपि जो है वो दोस्तों ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से जो है इसका निर्माण हुआ है, ब्राह्मी लिपि से इसका निर्माण हुआ है, या हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि से इसका जन्म हुआ है। लेकिन ब्राह्मी लिपि के बाद में डायरेक्ट ये देवनागरी नहीं आ गई। ब्राह्मी लिपि के बाद में जो आई थी उसे हम कहते हैं साथियों गुप्त लिपि। उसके बाद में गुप्त लिपि थी, और गुप्त लिपि के बाद में जो थी दोस्तों उसको हम कहते हैं कुटिल लिपि। उसके बाद में कौन सी थी, कुटिल लिपि। और फिर उसके बाद में यही आपकी प्यारी सी देवनागरी लिपि आ जाती है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। पूछा गया है साथियों कई बार, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कहीं से तो वहां भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जन्म पूछा जाए देवनागरी का कहां से हुआ है, आप बताएंगे ब्राह्मी से। उत्पत्ति पूछी जाए तब भी आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि से। लेकिन दोस्तों क्रम यदि पूछा जाए कि क्रम में लगाइए, तो आप लगाएंगे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर उसके बाद में देवनागरी लिपि। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी के साथ हम दोस्तों ये दावा करते हैं कि आपको एक एक सवाल यहाँ से मिलने जा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क बैच रहेगा, एक पैसा आपको कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से अब देखिए जैसे वर्णमाला खत्म हो गई तो आपका कर्तव्य है कि आप वर्णमाला के पिछले साल के पेपर लगाइए। मैं गारंटी देता हूं साथियों कि यदि आपसे एक भी सवाल गलत हो गया तो चैनल को तभी छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन साथियों यदि आप ठीक ठाक सब कुछ कर लेते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। और दोस्तों आपका जो वर्दी का सपना है वो जल्द ही पूरा होगा। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।